सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले इकोनॉमिक्स के टॉप 150 क्वेश्चन। राइट। टॉप 150 क्वेश्चन ये हम वो कर रहे हैं जो 2025 में ऑलरेडी आए हैं, या फिर चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस के एग्ज़ाम हो, जो कि नए क्वेश्चन है, थोड़े से डिफरेंट है फ्रॉम एसएससी। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हमने लिए हैं आरआरबी के, अराउंड 100 क्वेश्चन है। एसएससी के अराउंड मतलब 50 के अराउंड क्वेश्चन है। और डी ट्रिपल एस बी के अराउंड 20 के अराउंड क्वेश्चन। इसमें से कुछ मिक्स क्वेश्चन है जो आरआरबी में भी आए हैं, एसएससी में भी आए हैं, और डीएसएसबी में भी, और उनमें से कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी में भी पूछे हैं। तो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, तो कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल भी ना देखें इस वीडियो को। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो ट्रेंड से थोड़े से हटके हैं। इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल आ रही है आजकल। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन का काम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि 1995 में बनाया गया था। उससे पहले इसको गेट बोलते थे। गेट। ये यहाँ पे हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन ना ही की जाए तो बेहतर है। नए मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के तहत भारत यूके द्विपक्षीय व्यापार की अनुमति वार्षिक दर कितनी है। ये 15% अभी के करंट रेट पे चल रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एनुअल ग्रोथ रेट हमारी चलती है, प्रोजेक्टेड चलती है। आपने देखा होगा कि 7, कभी 7.5, कभी 7.7, इस तरीके से हमारी प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट चलती है। लेकिन इंडिया यूके का बायलेटरल ट्रेड में ये 15% चल रही है। ये आरआरबी का क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है थोड़ा सा। Which of the following best describes the public sector role in Indian economy during 1947 टू 1991। इस ड्यूरेशन में हमने क्या किया था, हमारे 5 ईयर प्लान चल रहे थे, 5 ईयर प्लान्स। आपने देखा होगा फर्स्ट में तो नहीं, लेकिन सेकंड ईयर जो 5 ईयर प्लान था, वहां से हमने हैवी इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी, स्टील की, कोल की, पावर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। 91 के बाद हमने देखा कि हमने एलपीजी का रूप धारण कर लिया, और लाइसेंसिंग थोड़ी सी इजी हो गई, और फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आने लगी थी तभी से। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंटी जनरेशनल इक्विटी। इंटी जनरेशनल इक्विटी का सबसे बेहतरीन डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है। ये देखिए, आज के टाइम पे अगर हम यहाँ पे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पहाड़ों का भी यूज़ कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वहाँ से फ्रेश वाटर्स निकाल रहे हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन हम बोलते हैं ना, ये नेचुरल रिसोर्स का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमारी पर्सनल लाइफ आती है तो हम क्या करते हैं कि प्लॉट ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, सेविंग्स कर लेते हैं फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। ये सब हम करते हैं पर्सनल वे में। लेकिन अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें किन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, दैट कैन बी रिसाइकल, रीयूज, है ना। राइट, तो यही इसका मीनिंग होता है। वट इज द मेजर what is used to measure a decent स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन एचडीआई। एचडीआई क्या होता है, जितने भी हमारे मानव विकास सूचकांक होते हैं, इसे हिंदी में एचडीआई बोला जाता है। आपने 3-4 टर्म्स सुने होंगे, जीडीपी, जीएनपी, पीपीपी, और मतलब तीन तो मेन इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये तीन ही हैं। देखिए, हमारी जो जीडीपी है वो पर कैपिटा पीपीपी पे काउंट की जाती है। मैं पीपीपी बता देता हूँ, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है क्रय शक्ति समानता। मान लीजिए कि इंडिया में हम हमेशा, आपने देखा होगा, कांग्रेस बात करती है जीडीपी के पे। राइट, हमेशा जीडीपी पे बात करती है कि इंडिया की जीडीपी मान लेते हैं कि भाई 4 ट्रिलियन है, और हमारी जनसंख्या लगभग 1.5 बिलियन है। तो जीडीपी पर बंदे के पास तो बहुत कम आई। लेकिन जो बीजेपी है वो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है पीपीपी पे। पीपीपी क्या होता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब है कि आप एडजस्ट करते हैं जीडीपी को और पीपीपी को। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ। जीडीपी वो होती है जितना भी हमने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपनी बाउंड्रीज के अंदर बनाया होता है। राइट, और पीपीपी क्या होता है कि जितने भी इन दोनों को एडजस्ट करने के लिए मेनली ये होता है नॉर्मलाइजेशन करना।
पीपीपी वो होता है जैसे कि हम इंग्लैंड से अपना मुकाबला करते हैं या यूएस से करते हैं, लेकिन इंग्लैंड में घर भी तो महंगा है। अब देखिए वहाँ पे रेंटल जो हमें प्रॉपर्टीज मिलती है वो लगभग लाख रुपए मंथली हमें रेंट देना पड़ता है, अगर हम बात करें टायर 2 सिटीज की भी। लेकिन इंडिया में टायर 2 सिटीज, अगर 4-5 मेन सिटीज को जैसे कि बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, इसके अलावा पुणे और कैलकाटा को अगर छोड़ दें, तो आप 2 से 3 हज़ार रुपए में ठीक ठाक सा रूम लेके बिल्कुल रह सकते हैं। आपको 2-3 हज़ार रुपए में मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसी रूम की हम यूएस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो लाख रुपए है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन और पीवीपी का यूज किया जाता है। द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग एक पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो हमेशा हर साल लाता रहता है। ये किस लिए लाते हैं? जितने भी गरीबी सूचकांक होते हैं ना, आय से ऊपर जाकर या फिर गरीबी को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, वो होता है फैक्टर एम्प्लॉयमेंट। हमेशा एमपीआई में इसको कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लगेगा भाइयों ये। तो कोशिश करना कि इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े। शायद आपको ना तो ये लूसेंट में मिलेंगे या फिर कोई टीचर भी शायद नहीं पढ़ाता होगा, लेकिन आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इससे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता चलेगा एमपीआई क्या होता है। एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वो कौन लाता है? हमेशा नीति आयोग लेके आता है। वो किस लिए लाते हैं? 3 की हमारे डायमेंशन होते हैं। सबसे जरूरी आपने देखा होगा, रोटी कपड़ा मकान तो आपने सुना होगा, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 चीजें हमारी होती हैं जो मेजर की जाती हैं। अब इस प्रोग्राम को मिलके कौन कौन करते हैं? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये लोग मिलके करते हैं। इसका एक पार्ट होता है, ये 3 पार्ट होते हैं। इसका पार्ट कौन सा नहीं है? एम्प्लॉयमेंट इसका पार्ट नहीं है। इसके 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये था, दूसरा ऑप्शन ये था, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये था जो यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ना, मजेदार क्वेश्चन आ रखे हैं, बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जब हमें मिला, तो जब हम आज़ाद हुए 1947 में, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो चीज़ छोड़ के गए थे अंग्रेज, वो थे गरीबी। और आपने देखा होगा कि उस टाइम ना तो जॉब्स थी, क्योंकि जितने भी हायर टाइप की जॉब्स थी वो अंग्रेजों ने अपने लिए ही बना रखी थी। भारतीयों के लिए छोटे मोटे लेवल की जॉब थी, आर्मी की थी। बाकी कोई प्राइवेटाइजेशन था ही नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन वो करके हल्का फुल्का चले गए थे, लेकिन वो सिर्फ अपने यूज के लिए करके गए थे। लगभग माना जाता है कि वो अगर 1800 से लेके और 1947 तक वो लगभग इंडिया से 18 से 19 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स लेके गए हैं। 19 ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने लगभग 150 सालों में इंडिया से इवैक्यूएट किया है, जिसमें मैक्सिमम पार्ट और नेचुरल रिसोर्सेज। वाई कैन ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो समटाइम्स एक्सीड 100%। ग्रोस एनरोलमेंट 100% से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाता है? मतलब इसका देता हूँ। देखिए, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होता क्या है? इसका मतलब होता है कि जितने भी, मान लीजिए क्लास है, उसमें 100 लोगों ने एनरोल कर रखा। मान लीजिए आपका ग्रुप डी का पेपर है, उसमें टोटल एनरोलमेंट आपने देखे होंगे कि 1 करोड़ 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, राइट। इसमें से एलिजिबल कितने होंगे? एलिजिबल होंगे लगभग 70 लाख, क्योंकि बाकी सब या तो उन्होंने फेक सर्टिफिकेट लगाया होगा, या फिर वो ओवर एज रहे होंगे, या फिर उनकी 10th 12th नहीं हो रखी होगी, लेकिन उन्हें बस फॉर्म भर दिया कि प्रैक्टिस के लिए कर देंगे। उसी तरीके से ये क्वेश्चन हमारा है कि कुल नामांकनों को दर्शाता है, चाहे छात्र की आयु कुछ भी हो, और इसे स्तर की आधारित आयु समूह की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में देखा जाता है। यह अनुपात 100% से अधिक तब हो सकता है जब आधारिक आयु समूह से कम या अधिक आयु के छात्रों भी नामांकित हो। यानी कि मान लीजिए आपकी वोटिंग होती है, जैसे कि 18+ लोग हो सकते हैं, और मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन लगाता है कि 60 साल से ऊपर के लोग नहीं देंगे वोटिंग, लेकिन ये 100% से ज़्यादा वोटिंग, आपने देखा होगा कि 1000 तो वोटर थे, लेकिन वोट डल गई 1100। ये कैसे हो सकता है? या तो 18 साल से कम उम्र के बंदों ने वोट दिया हो, या 60 साल से ज़्यादा उम्र के बंदों ने वोट दिया हो। ये इस पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन था। 1991 के बाद कैसे कौन से रिफॉर्म्स किए गए, जिसका डिसइन्वेस्टमेंट भी हम इसको बोलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट क्या क्या मतलब होता है
कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट, जैसे बीजेपी आने के बाद आप सबने देखा होगा कि लोग बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने सरकारी कंपनियों को बेच के, जैसे कि रेलवे वगैरह को प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया, उसी को ही डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज जितनी भी होती हैं गवर्नमेंट के, उनमें शेयर होते हैं, राइट, उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेट कंपनीज को, पीएसयूज को बनाया गया और प्राइवेट प्लेयर्स को मार्केट में लाया गया ताकि बेहतर तरीके से कंपनीज काम कर सके फॉर द, मतलब कि अपने देश के हित के लिए। What is the rank of the services sector in terms of top recipient of FDI equity, foreign direct investment, right? ये इक्विटी होती है, ये सर्विसेज सेक्टर की कंपनी है, वैसे तो सर्विसेज सेक्टर में होता है। 2025-24 में इसकी रैंक क्या थी? रैंक 1 थी। व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज डिड सिक्योरिटी सेबी, सेबी एक बोर्ड है, ये क्या काम करता है? जितने भी हमारे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पर नज़र रखता है। अभी माधुरी बुच शायद इनकी चेयरमैन थी, अभी रिसेंट में चेंज हुए हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते होंगे उनको सेबी के बारे में बहुत क्लोज चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि एक ऐसा चेंज किया गया, उसको क्या चेंज किया गया है? इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स ऑन ओपन पोजीशन इन इंडेक्स टू रिड्यूस ट्रेडिंग रिस्क। पहले क्या होता था कि आप कॉल और पुट ऑप्शंस होते, ये किसी को भी नहीं पता होगा, ना ही किसी टीचर ने कराया होगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग वाले लोग इसको अच्छे से जानते होंगे। क्योंकि मैं करता हूँ इसलिए मुझे मालूम है, आपको ये बिल्कुल नहीं पढ़ना। इसका मतलब क्या होता है? सीधा सीधा 30 सेकेंड जाता हूँ। पहले क्या होता था कि ट्रेडिंग में इंडिया में लगभग 90% लोग पैसा हार जाते थे, ये तुक्केबाजी करके कि भाई मैंने 10,000 लगा दी, क्या पता कल तक 20,000 हो जाए। और 90% टाइम ये होता था कि वो लोग हार जाते थे, लेकिन वो जो 10% लोग जीतते थे, वो इन 90% लोगों का पैसा लेके चले जाते थे, जो कि बड़े प्लेयर्स होते थे, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो सब इनका पैसा लेके चले जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि आप डेली लगा के अगले दिन निकाल सकते हो, एक वीक की एक्सपायरी होती थी, इसको कर बढ़ा के इन्होंने 1 मंथ की कर दी है। तो इससे क्या होगा कि, और ये था कि पहले आप 3,000 भी लगा सकते थे, 2,000 भी, 1,000 भी, तो इसको बढ़ा के इन्होंने 10 से 20,000 कर दिया कि जिसके पास 2-3 हज़ार है, कम से कम वो तो ना लगाए। Which of the following statement regarding the estimation of Indians national and per capita income during the colonial rule is correct? जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे तब कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी, उसमें से जो कि करेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। Colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national per capita income. पर कैपिटा इनकम निकालने की उन्होंने कभी कोशिश की ही नहीं। उन्होंने जो इनकम निकालने की कोशिश की थी कि कैसे यहाँ से लेके इंग्लैंड में माल लेके जाया जाए, सिर्फ यही उनका काम था। इंग्लिश बोलता हूँ मैं इनको। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच सेक्टर कंट्रीब्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर टू इंडिया? ये क्वेश्चन आपको पढ़ के ऑप्शन कभी नहीं देखने होते, क्योंकि लगभग आप मान के चलिए 2011 तक, शायद अभी भी हम सबसे ज़्यादा डिपेंड जो करते हैं, 2011 तक तो करते ही थे, एग्रीकल्चर, क्योंकि 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी। अब तो लोग एमबीए कर रहे हैं, गुड़गांव, नोएडा, पुणे, चेन्नई वगैरह में जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर से लोगों की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आने लगी है। पहले घर में एक नौकरी होती थी पूरे परिवार में तो भी काम चल जाता था, अब हर घर में हर बंदे की नौकरी, फिर भी काम नहीं चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से हम आगे गए हैं, मुझे लगता है कि हम पीछे ही गए हैं। ईएमआई होती थी ना, लोन्स होते थे, राइट? तो थोड़ा सा कम खर्चा कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? पब्लिक एजुकेशन, जितने भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर के, चाहे वो मेडिकल सुविधाएं हो, मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल हेल्थ केयर हो, या फिर आपके कुछ भी आपने देखा हो जैसे कि मर्चेंट नेवी या जहाज, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर कॉलेजेस जो कि पढ़ाते हैं, वो पब्लिक एजुकेशन के एग्जाम्पल होते हैं सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के। प्राइवेटाइजेशन एम्स टू इम्प्रूव इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। प्राइवेटाइजेशन क्या करता है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब 3-4 लोग एक साथ ही एक पूल में कूद जाते हैं तो उनके बीच में कंपटीशन होता है, तो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट और सबसे सस्ता प्रोडक्ट देने की वो कोशिश करते हैं, इसलिए एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा बढ़ जाता है जब प्राइवेट लोग आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया
एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी 1950 में। अब ये हटा के नीति आयोग आ गया है 2015 से। इससे पहले 5 ईयर प्लान जो होता था वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ही इसको लागू करती थी, राइट। इसके हेड जो होते थे वो पीएम होते थे। और जो लास्ट मुझे लगता है एन के सिंह शायद इनके रहे हैं लास्ट। विच सेक्टर्स वर emphasized इन एट्थ, इनके जो कमिश्नर रहे हैं, मतलब जो हाई लेवल चेयरमैन रहे हैं, वो मोदी जी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 2012 से जो 17 का प्लान था उसको 2015 में बंद करके नीति आयोग ये ले आए थे। कौन से सेक्टर वर emphasized इन एट्थ 5 ईयर प्लान फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ जनरेशन, राइट। हमने आठवां जो 5th ईयर प्लान था वो था हमारा 92 से लेके 97 तक। इसमें हमने कोशिश की थी कि जितने भी पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और ग्रामीण उद्योग है, इन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि हम अपनी बेटर कोशिश कर सके अपनी जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स हैव बीन पार्ट ऑफ इंडियन फिस्कल कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी। विच कमेटी रिकमेंडेड द सिंप्लीफिकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एक कमेटी बनाई गई थी काफी पहले, इसको केलकर कमेटी बोलते थे। ये किसके ड्यूरेशन में बनाई गई थी? ये बनाई गई थी जब हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम होते थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे, तब ये बनाई गई थी, ताकि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स होता है ना, उनको क्लियर किया जाए कि भाई कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, टैक्स कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। तो इनको अलग करने के लिए ही ये कमेटी बनाई गई थी। ग्लोबलाइजेशन ने भारत में उपभोक्ताओं की पसंद, कंज्यूमर चॉइसेस को प्रभावित किया है। इनमें से कौन सा ट्रेंड भारतीय उपभोक्ताओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव को, इसमें से के प्रभाव को दर्शाता है? जब भी आपने देखा होगा ग्लोबलाइजेशन में कंज्यूमर चॉइस के ऊपर कोई भी सवाल आ जाए, तो सबसे पहले इंटरनेशनल ब्रांड्स का हम देखते हैं कि जो बाहरी ब्रांड होती हैं वही ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती हैं। जैसे ही आपने इंटरनेशनल ब्रांड्स का नाम लिया, हमने भी याद आया कि हाँ, हमने भी एलपीजी बनाया, उसके बाद प्राइवेट प्लेयर हमारे यहाँ पे आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे आई, और अब धीरे-धीरे हम भी बाहर के देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। विच सेक्टर वाज गिवन द टॉप प्रायोरिटी अंडर द सेकंड 5 ईयर प्लान। मैंने जस्ट स्टार्टिंग में ही बताया था, हैवी इंडस्ट्रीज को ये ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। कई प्लान, जितना भी ये झारखंड, बिहार और कलकत्ता का रीजन होता है इंडिया का, राइट, इस साइड का जो ये रीजन है, यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगाई गई थी फॉर द ग्रोथ। Which Indian Prime Minister is closely associated with 1991 एलपीजी? उस ड्यूरेशन में ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। पीवी नरसिम्हा राव हमारे उस टाइम के, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिसेंट लास्ट वीक भी किसी पेपर में आया है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ वो किस पेपर में आया है। नरसिम्हा राव जी तब हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और हमारे मनमोहन सिंह जो थे उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। तब वो एलपीजी लाया था, मतलब लाइसेंसिंग को इजी कर दिया गया था। और क्योंकि हम क्राइसिस के टाइम पे खड़े हो गए थे कि हमारे पास ना तो लड़ाई लड़ने के लिए और देश में इतना पैसा नहीं था कि हम लोग 1 महीने से ज्यादा भी सरवाइव कर पा सकते थे। इसलिए लाइसेंसिंग को इजी किया गया, बाहर के लोगों को बुलाया गया कि आप अपनी कंपनी खोलिए और हमको टैक्स दीजिए। एग्रीकल्चर क्रेडिट हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली सिंस लास्ट लिबरलाइजेशन थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स अनइवन। कौन सा ऐसा एपेक्स बॉडी है जो कि क्रेडिट देता है? नबार्ड एक बैंक है जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर लोन, क्रेडिट, इन सब चीजों का ध्यान रखता है। जनरली ये रूरल बैंक होता है। लाइसेंस राज इज रिलेटेड टू विच सेक्टर ऑफ इंडिया? इंडस्ट्रीज पे लाइसेंस राज, जैसे कि आपने देखा होगा, मान लीजिए आपको एक कंपनी खोलनी है तो फायर से आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, केमिकल्स वाले लोगों से आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, फिर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका लाइसेंस लेना पड़ता था, फिक्की से, एफएसएसएआई से, बहुत चीज़ों से आपको, जहाँ वहाँ की म्यूनिसिपल कम्युनिटी है वहाँ से, और पोल्यूशन वालों से, तो ये इन सब लाइसेंसिंग को इजी किया गया था। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। वाई इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड ए बेसिक इंडस्ट्री? ये इसका मैं एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। 2022 से 21 से लेके 2024 के बीच में चाइना ने जितना स्टील यूज किया ना सिर्फ 3 साल में, उतना स्टील अमेरिका अमेरिका जो कि बहुत एक इंडस्ट्रियलाइज और
ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, उसने पिछले 100 साल में भी यूज नहीं किया था। इसका क्या मतलब, आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 4-5 साल में चाइना ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। वो क्यों किया है? क्योंकि स्टील और आयरन का बहुत ज्यादा यूज किया है, ताकि हम मशीनरी बना सके, कंस्ट्रक्शन कर सके। चाइना किन चीजों में आगे गया है? आपने एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मशीन उनके पास इस टाइम वर्ल्ड में बेस्ट है, कंस्ट्रक्शन में वो सबसे आगे निकल चुका है। आप वहाँ की बिल्डिंग्स देखेंगे, रोड्स देखेंगे, ऑटोमोबाइल में तो वो अनबीटेबल है, इलेक्ट्रिक कार में उनका मुकाबला है ही नहीं। शिप बिल्डिंग, शिप शायद सबसे ज्यादा वही बनाते हैं, इंजीनियरिंग, मार्बल, पुल, ब्रिजेस सब वही बनाते हैं। तो डायरेक्टली उसका मतलब यही है, आप चाइना से सीख सकते हैं। व्हाट डज प्राइवेटाइजेशन मीन इन इंडियन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट? सेलिंग गवर्नमेंट कंपनीज टू प्राइवेट कंपनीज, मतलब कि जितने भी सरकारी कंपनीज है, जैसे कि रेलवे हो गई, एलआईसी हो गई, ये कंपनीज क्या करती है, सरकार इनके शेयर और बॉन्ड्स जो है जारी कर देती है और प्राइवेट कंपनी को दे देती है। और वो हमने देखा है कि रेलवे में काफी सुधार हुआ है पिछले 10 साल के कंपैरिजन में। रेल जो है लेट कम आती है, वरना 2-2 3-3 दिन हमेशा रेलवे घाटे में ही रहता था, लॉस रहता था। नई ट्रेनें आ रही है, थोड़ी सी फास्ट ट्रेनें बन रही हैं, ज्यादा ट्रेन का यूज हो पा रहा है, तो बेटर ही है अगर प्राइवेट कंपनीज को वो दिया जाए, बशर्ते उस पे सरकार ध्यान दे कि भाई वो बहुत ज्यादा टिकट ना ले। जैसे कि आपने देखा प्लेटफॉर्म टिकट के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। विच इकोनॉमिक सिस्टम डोमिनेटेड इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? कॉलोनियल एग्रेरियन इकोनॉमी। इसका मतलब है जितने भी हम अंग्रेजों के अधीन थे, कॉलोनिकल एरा जिसको बोला जाता है, वहां पे डोमिनेट किया गया था। राइट, मैं कोशिश करता हूँ कि ये क्वेश्चन के ऊपर ही लिखूं। जब हम आजाद हुए थे उस दिन क्या हुआ था कि जितनी भी हमारी इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, यानी कि कृषि प्रधान देश हमेशा से हमारा रहा है। विच सेक्टर employed द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया ऑन द eve ऑफ इंडिपेंडेंस? प्राइमरी, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर वो होता है, जैसे कि आपने एग्रीकल्चर देख लिया, प्राइमरी सेक्टर वही है। एनिमल हस्बेंड्री देख ली, राइट। सेकेंडरी क्या होता है कि उस दूध का पाउडर बना के बेच दिया जाता है। टर्शरी क्या होता है, उस पाउडर से आपको कुकीज, क्रीम्स, बिस्किट्स इस तरीके से बना के दे दिया जाता है, मतलब कि रिफाइन करके। जैसे कि आलू होता है, आलू क्या होता है, आलू प्राइमरी होता है जब वो एग्रीकल्चर से निकाला जाता है, फिर उसको छील छाल के उसकी चिप्स बनाई जाती हैं, वो सेकेंडरी होता है। टर्शरी में आप ये मान लीजिए उन चिप्स से भी कोई छोटे प्रोडक्ट जैसे कि फ्राइज वगैरह वो टर्शरी में आ जाते हैं। Which of the following instrument is primarily used by RBI for monetary policy? 1991 के बाद हमने एक नई चीज लेके आए थे, रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा आरबीआई कई बार बैंक दूसरे बैंक्स को लोन देता भी है और उनसे लोन लेता भी है। जब आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है तो वो होता है रेपो रेट, और जब किसी दूसरे बैंक से लोन लेता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। हमेशा रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो कम होता है रेपो रेट से, क्योंकि जो बड़ा बैंक है वो खुद तो नुकसान उठाएगा नहीं भाई। मिक्स इकोनॉमी में निजी और सार्वजनिक स्वामित्व दोनों शामिल होते हैं। भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को विशिष्ट विशेषता क्या दी गई थी? वो दी गई थी प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंस इन कोर इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमारी सरकार होती है, सरकार क्या करती है कि सरकारी कंपनीज को पब्लिक सेक्टर कंपनीज बना देती है, शेयर रिलीज करके या फिर बॉन्ड्स रिलीज करके। तो इस मॉडल को मिक्स इकोनॉमी बोला जाता है। मिक्स इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलके काम करते हैं, राइट। ये आपने देखिए कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, राइट। इसका जो मॉडल है जिसपे ये काम करते हैं, डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन कोर एंड हैवी इंडस्ट्रीज, राइट। और प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो ऑपरेट करता है छोटी छोटी चीजों में, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह में। हैवी पे रहता है सरकार का कब्जा। As per Deloitte, how much will AI in healthcare boost India's GDP by 2025? 2025 खत्म होते होते लगभग 25 से 30 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर जो है एआई इंडिया में डिलॉयट रिपोर्ट के हिसाब से बूस्ट करेगा इंडियन इकोनॉमी को इन हेल्थ केयर सेक्टर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हवा भी नहीं लगने देगा अगर पेपर में नहीं पढ़ा होगा तो। Tariff reforms were central to liberalization of trade. What happened to import tariffs after 1991? import tariff का क्वेश्चन बहुत ज्यादा
इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ट्रम्प ने अपने आने के बाद इंडिया पे लगभग 6 बार सैंक्शन ऑलरेडी लगा दिए हैं, जो जा जाकर इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, लगभग इंडिया अब 90% तक सैंक्शन ज्यादा दे रहा है। अगर हम कोई इंपोर्ट करते थे 100 रुपए की चिप्स यूएस से, तो वो अब इंडिया को 190 रुपए की पड़ रही है। लेकिन वो सैंक्शन जो होते हैं वो सरकार अपने पे झेल रही है और बात कर रही है, लेकिन आपको तो लगता होगा कि 10 वाली लेज तो अब भी 10 में ही मिल रही है। क्या सैंक्शन से हमें फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। हमारा वहां जाने वाला माल महंगा हो जाएगा और वहां से आने वाला माल हमारे घर पे महंगा आएगा। फिर हमें लगता है ना कि सोना महंगा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि आगे से वो महंगा आ रहा है। आरबीआई बहुत ज्यादा सोना खरीद रही है, इसलिए वो महंगा हो रहा है। Which initiative is intended to encourage domestic manufacturing and attract foreign investment? फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आओ हमारे यहाँ पे इंडिया में फैक्ट्रीज लगाओ। जैसे कि हमने गुजरात मॉडल में देखा, गुजरात ने बहुत सारी फैक्ट्रीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज को लगाया। इसके अलावा गुड़गांव में आप देखिए, नोएडा में देखिए, पुणे में देखिए, बेंगलोर में देखिए, और रिसेंट में हमने देखा कि एप्पल ने भी अपनी फैक्ट्रीज लगा दी है इंडिया में। माइक्रोसॉफ्ट में ने भी देखा, अब तो टेस्ला की भी ऑलरेडी मुंबई में फैक्ट्रीज वगैरह लग चुकी हैं। ये ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए ग्लोबलाइन मैन्युफैक्चरिंग हब, इसलिए ये किया गया था। प्राइवेटाइजेशन अंडर 1991 रिफॉर्म्स वर प्राइमरी इन्वॉल्व। उस टाइम क्या किया गया था कि सरकारी कंपनी जितनी भी थी उनको प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट किया जा रहा था धीरे धीरे, ताकि काम जल्दी हो सके, क्योंकि सरकारी लोग को आदत होती थी कि वो काम नहीं करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट आपने कई टाइप के देखे होंगे। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट वो होता है जैसे कि आपने बोल दिया, अपने सीवी में तो लिख दिया कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, डाटा एंट्री भी कर सकता हूँ, एक्सेल भी कर सकता हूँ, लेकिन आप जब वहां पे जाते हैं और इंडस्ट्री में जाते हैं, कंपनीज में जाते हैं, आपको 12,000 की जॉब दी जाती है, राइट? क्योंकि आपके अंदर स्किल्स नहीं होते, इसलिए उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ जोन होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर established टू प्रमोट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। What is a primary incentive offered to firm organization operating in SEZs? सबसे पहले तो मैं बता दूं स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन से होते हैं। वो इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे? ताकि हम जितने भी विदेशी कंपनी होती है ना, उनको इंडिया में लेके आ सके। विदेशी कंपनी जब इंडिया में आती है तो वो अपना माल बनाती हैं, राइट? और यहाँ के मजदूरों को ही हायर करती है ज्यादातर, और हमको उसका बेनिफिट होता है, सरकार को टैक्स बेनिफिट होता है, और हमें नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती है। जबकि अगर वो सेम माल बाहर बन के इंडिया में आएगा तो हमें इम्पोर्ट ड्यूटी भी ज्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ये सब किया जाता है। विच मेजर इंडियन कंपनी वाज प्राइवेटाइज इन 2000 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी? मारुति को, ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो 2000 में मारुति का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था। टूरिज्म इज क्लासिफाइड एज ए टर्शरी एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स। टर्शरी एक्टिविटीज इसलिए होता है कि जो ये सर्विस जो होती है ना, प्राइमरी तो जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गई, सेकेंडरी उससे प्रोडक्ट हो गया, बैंकिंग वगैरह हो गई। टर्शरी क्या होती है कि जो बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स जो होते हैं उसको बोला जाता है टर्शरी एक्टिविटीज, क्योंकि इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि खाना, होटल वगैरह हो गए, एक जगह से दूसरी जगह जाना, हवाई जहाज वगैरह। सर्विसेज जो है ये आदमियों को दी जाती है, लोगों को दी जाती है। इसलिए टूरिज्म को सबसे ज्यादा बूस्ट किन दो देशों ने किया रिसेंट में? एक तो यूएई ने, जैसे कि आपने देखा होगा, दुबई ने, दूसरा चाइना ने। चाइना का टूरिज्म बूस्ट करने का श्रेय सिर्फ एक आदमी को जाता है, एक बंदा है आई शो स्पीड। इसने अभी चाइना में विजिट किया, 10 दिन का इसका टूर था, और लगभग चाइना यहाँ से अपने टूरिज्म से अगले 3 साल में $1 ट्रिलियन कमा लेगा, इंडिया की इकोनॉमी का 20%। Tourism is classified as tertiary activity because it involves providing services to people. India has been a World Trade Organization, World Trade Organization में, क्योंकि ये बना ही 1995 में था, तो इंडिया भी तब से ही इसका मेंबर है। एमपीएफए क्या होता है? एमपीएफए होता है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक के बीच में एक समझौता होता है। ये कब किया गया था? ये मोदी जी के आने के बाद समझौता किया गया था।
2015 में। अच्छा, इस समझौते का मतलब क्या होता था कि इसमें जितने भी आपने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वगैरह रहते हैं ना, आपने देखा होगा कि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, डिफ्लेशन रेट क्या चल रहा है, उसको मैनेज करने के लिए ही ये बनाया गया था मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। Which institution played a key role in the influencing the structural reforms of the इंडस्ट्रियल सेक्टर? वो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तब इन्होंने ही इंडिया को काफी लोन वगैरह भी दिया था, और रिफॉर्म्स वगैरह के लिए भी इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी भी पॉलिसी होती हैं, ट्रांसफॉर्म इंडिया को क्लोज मार्केट से ओपन मार्केट, मतलब कि पहले आप यहाँ पे विदेशी कंपनियां नहीं आ सकती थी, तो ये इस उस टाइम पे इन दो बड़े बड़े बैंक्स ने इंडिया की हेल्प की थी। Why is infrastructure referred to as a universal intermediate? इंफ्रास्ट्रक्चर का काम क्या होता है कि जितनी भी सारी गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो ये लोग बना के देते हैं, लगभग लास्ट प्रोडक्ट रहता है। हमने बहुत कम देखा होगा कि इंडिया से घर शिफ्ट हो गया एक बंदे का यूएस, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसको इंटरमीडिएट बोला जाता है कि जितनी भी प्रोडक्शन होती है या डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आपूर्ति वस्तुओं की, सेवा की, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, इन सब का इनपुट लिया जाता है, राइट, ताकि देश का विकास किया जा सके। हु इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड अंडर द यूजुअल स्टेटस मेजर? जो लोग कुछ लोग आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग वगैरह करके आते हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग बीएड करके आते हैं, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार घूमते हैं। वो क्यों होता है? ज्यादातर लोग इसमें काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है। जॉब इसलिए भी नहीं मिलती क्योंकि उनके पास स्किल सेट नहीं होता, लेकिन इस प्रोसेस को, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि वो लोग रेडी तो है लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। जैसे कि अभी आप रेलवेज में देखेंगे, 1.25 करोड़ लोग कंपटीशन में है 30,000 वैकेंसीज के लिए। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज, जितनी भी बैंकिंग हो गई, सपोर्ट एक्टिविटीज, प्रोडक्टिविटी, राइट, एक्सपर्टीजमेंट या पब्लिक से रिलेटेड, उन सबको टर्शरी एक्टिविटीज बोला जाता है, जिसका एक एग्जाम्पल है टीचिंग, जो मैं कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए मेजर सोशल डेवलपमेंट आउटकम ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? उस टाइम पे हमने इम्प्रूवमेंट किया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, वो की क्या गया था जब उस टाइम, क्योंकि इनकम लोगों की बढ़ रही थी धीरे धीरे, तो लोग अपनी स्वास्थ्य का ध्यान दे रहे थे, मेडिकल सुविधाएं हमें ज्यादा मिल रही थी, तो हमें लगा कि हम अपनी एज को बढ़ा सकते हैं। आजादी के बाद इंडिया एडोप्टेड ए प्लान्ड अप्रोच टू बिल्ड ए मिक्स इकोनॉमी। विच सेक्टर वाज गिवन? सबसे पहले तो एग्रीकल्चर ही दिया गया था। Which of the following was among the first financial institutes in India to receive an in principle approval from RBI to set up a bank in private sector? ये सारे क्वेश्चन आरआरबी के हैं भाई, आरआरबी प्लस एसएससी। ये एक बैंक है, एचडीएफसी लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जिसको दिया गया एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि इन्होंने 95 के ड्यूरेशन में काफ़ी अप्रोचेज लगाई थी, और नई जनरेशन के बैंक बनाए गए प्राइवेट सेक्टर, और इस टाइम इंडिया का टॉप बैंक है ये एचडीएफसी। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट प्रिवेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द नॉन सोइंग सीजन? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आपने देखा होगा कि अ, जैसे कि मजदूर वगैरह होते हैं, वो लामड़ी वगैरह के टाइम पे तो उनको बुला लिया जाता है, बाकी के टाइम वो खाली रहते हैं। तो इसे इसका मतलब है कि वो थोड़ा बहुत टाइम तो उनको नौकरी मिलती है, बाकी टाइम वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, इसी को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। व्हाट इज वन की इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट शोड कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट? 1991 के बाद हमने देखा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इस टाइम तो ये मान के चलिए 700 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व इंडिया के पास है। उस टाइम 1 बिलियन डॉलर भी नहीं बचा हुआ था भाइयों, मतलब कि देश के पास इतना पैसा नहीं था कि हम एक हफ्ते का गुजारा कर सके अगर उस टाइम पे कोरोना वगैरह कुछ आ जाता तो। विच सेक्टर विटनेस द स्लोएस्ट ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1947 से 1991? कौन सा सेक्टर है जिसने सबसे स्लो ग्रोथ की? एग्रीकल्चर, क्योंकि लोगों ने एग्रीकल्चर कम कर दिया धीरे धीरे टाइम के साथ, है ना, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह भी लाया गया था, फेमीन भी हमने देखे 1960s में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से गेहूं वगैरह भी मंगाया गया था उस टाइम। विच सेक्टर डोमिनेटेड इंडियाज नेशनल इनकम बिफोर इंडिपेंडेंस? हमेशा से ही लगभग 2011 तक हर आंसर एग्रीकल्चर ही दिखाई देगा आपको।
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब्स इंडियन फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज वगैरह क्या रही थी इंडिपेंडेंस के ड्यूरेशन में। हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। ये जो ट्रेंड है ये सेट किया था अंग्रेजों ने। यहाँ से मसाले वगैरह, रो जड़ी बूटियां ये सब जाता था बन के, और वहां से आपको अचार बना के, लेस बना के दे दिया जाता था। जबकि मान के चलिए कि आपको 1 किलो मसाला यहाँ से जाता था 3 रुपए में, और उनसे बने हुए प्रोडक्ट लगभग 300 रुपए के इंडियन मार्केट में आते थे, और हमें वही खरीदने पड़ते थे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जनरली ये सब होता था कि लोहा, स्टील, तांबा, सोना, चांदी ये सब भी बहुत ज्यादा था। 1947 से लेके 1991 में हमने देखा कि डाइवर्सिफिकेशन काफी कम हुआ, और पैटर्न भी इसी को फॉलो कर रहा था। विच सेक्टर एम्प्लॉयड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स। हमेशा से ही एग्रीकल्चर, इन सब में एग्रीकल्चर ही आंसर आपको लगाना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट इंक्लूडेड इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI। इसमें से कौन सा नहीं होता, मंथली पर कैपिटा इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कोई भी चीज इनके बीच में नहीं आती है। जो 3 डायमेंशनल है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये काफी बार आ चुका है क्वेश्चन। MPC की बैठक होती है, मीटिंग्स होती हैं, राइट। MPC की जब भी बैठक होती है तो ये अनुमान लगाया जाता है सेबी द्वारा और जितने भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडर हैं कि ये रेट कट करेंगे, जिससे कि बैंक से लोन लेना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हमें कम ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब तो यही होता है, इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है। अच्छा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस मीटिंग में कितने लोग होते हैं। इस मीटिंग में 6 लोग होते हैं। Human development also involves freedom, security, and dignity in life. The first human development report was published in 1990. अब तो ये बहुत रिपोर्ट इंडिया की भी चल रही है। हम धीरे धीरे, एक बार तो ऊपर आए थे, अब फिर से कांस्टेंट और नीचे की तरफ जा रहे हैं। 1990 में शुरू किया गया था। Which institution played a major role in supporting Indian liberalization policy during the 1991 Inter International Monetary Fund plus World Bank? इंडिपेंडेंस के ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा हमारी एग्रीकल्चर और लो प्रोडक्टिविटी, राइट। PPP हमने पढ़ लिया है। 2000, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। इन द पोस्ट रिफॉर्म एरा फिजिकल प्रूडेंस बिकम सेंट्रल टू माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज इनेक्टेड इन 2003 टू इंस्टीट्यूशनलाइज, क्या है भाई ये, इंस्टीट्यूशनलाइज फिजिकल डिसिप्लिन इन इंडिया। ये एक एक्ट लाया गया था। इस एक्ट का मतलब क्या होता था कि जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल रहते थे बजट वगैरह से रिलेटेड, या फिर पब्लिक फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होता था, इस एक्ट में ये काम किया जाता था। सबसे पहला नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी? ये करी गई थी 2000 में, राइट। ताकि एनुअल ग्रोथ जो हमारी चल रही है 2 से 3%, उसको लगभग 4% के आसपास लेके आया जा सके। What has been the trend in India's per capita income since 1991 रिफॉर्म्स? 1991 के जो रिफॉर्म्स होते हैं उसमें क्या ट्रेंड सेट किया गया था कि धीरे धीरे इकोनॉमी को इंक्रीज किया जाएगा। विच सेक्टर इन इंडिया सो सिग्निफिकेंट ग्रोथ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन? IT एंड सर्विसेज। इस टाइम इंडिया की इंफोसिस, TCS वगैरह लगभग दुनिया के हर देश में प्रेजेंट है, और सबसे ज्यादा ग्रोथ भी इसी ने देखी है। लिबरलाइजेशन रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये सब क्यों किया गया था? ताकि लाइसेंसिंग और कोटा सिस्टम को कम किया जा सके। वेयर वाज रूरल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली एम्फेसाइज्ड इन 7th ईयर प्लान? सातवां जो 5 ईयर प्लान था, सातवां 5 ईयर प्लान, इसमें रूरल कैपिटल फॉर्मेशन एरियाज पे ज्यादा ध्यान दिया गया था और फोकस किया गया था कि मतलब कि उस टाइम भी ये नारे लगाए गए थे वैसे तो, ग्रामीण उत्पादकता और रोजगार के अवसर बढ़ सके, ग्रामीणों को रोजगार मिले, गरीबी को कम किया जा सके, आत्मनिर्भरता पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। लेकिन आत्मनिर्भर वर्ड पिछले 5 साल में ज्यादा फेमस हुआ इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इंक्लूड बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट? ये टर्शरी होता है। द प्लानिंग कमीशन वाज द नोडल बॉडी फॉर सेंट्रल प्लानिंग इन इंडिया, हु सर्व्ड एज द फर्स्ट चेयरमैन? जो इंडिया के फर्स्ट PM हो गए, नेहरू जी। लास्ट कौन से थे?
लास्ट हमारे मोदी जी थे, उसके बाद हमने देखा नीति आयोग आ गया है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एन इकोनॉमी इज टू बिल्ड इकोनॉमिक फंक्शनिंग एंड इंडस्ट्रियल, राइट, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, औद्योगिक विकास, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सब का यूज किया जाता है। 1991 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया सबसे पहले आया था टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप्स, व्हीट एंड राइस। ये क्वेश्चन मोर देन 50 टाइम्स ये पेपर्स में आ चुका है। विच 5 ईयर प्लान मार्क द बिगिनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया? ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में आया था, तो सीधी सी बात है थर्ड 5th ईयर प्लान, तीसरा जो 5 साल का प्लान था उसमें ये किया गया था। डेवलपिंग कंट्रीज हैव ऑफन एक्सपीरियंस मिक्स आउटकम्स फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज? इसका मतलब होता है अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जितनी भी हमारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपने देखा होगा कि इंडिया के लगभग 1% अमीर लोगों के पास इंडिया का 90% पैसा है, और इंडिया के 99% जो लोअर क्लास लोग हैं उनके पास इंडिया का लगभग 10% ही पैसा है। तो आपने देखा होगा कि अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं, इसलिए टिकटॉक पे नाचना ज्यादा शुरू हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज ऑपरेशनल इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज काफी पहले से ही चल रही थी, 1907 से ये चल रही थी, टाटा वगैरह जमशेदपुर में जब से ये बनाई गई थी। हाउ डिड ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ? ग्लोबलाइजेशन होने से बहुत सारी फॉरेन कंपनी इंडिया में आ गई, काफी बार हो चुका है क्वेश्चन। व्हाट वाज द रीजन ऑफ स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल? अच्छा, इस टाइम हमने देखा होगा कि दो बड़ी बड़ी सेटलमेंट की गई थी, लैंड सेटलमेंट की गई थी, और एक और रेत और लैंड सेटलमेंट दो की गई थी। ये मुंबई के रीजन्स में की गई थी सबसे पहले तो, और इसके अलावा बिहार वाले रीजन में भी ये की गई थी। जैसे कि जमींदारी, रेतवारी एंड मालवाड़ी, तीन सिस्टम लेके आए गए थे। सबसे ज्यादा ये लोग क्या करते थे कि किसानों से बहुत ज्यादा लगान वसूल करते थे। खैर, लगान वसूल तब भी किया जाता था, आज भी किया जाता है, आज भी किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो टैक्स को लगान वसूल ही किया जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से तो इतना पैसा नहीं आता है। मान लेते हैं कि आपकी 100 रुपये इनकम है, लगभग 20 से 30% सरकार डायरेक्ट टैक्स ले लेगी, तो हम 30% ही मानते हैं, अमीर लोगों की बात करते हैं। अब आपके पास 70 रुपये बचते हैं, 70 रुपये बचते हैं, तो आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर 20 से 30% जीएसटी हमेशा रहता है, 18 से 20% तो रहता ही है। तो मान लीजिए कि आपने सामान खरीदा तो आपके पास 56 रुपये बच गए, 20% सरकार को टैक्स देने के बाद। वही जब आप इसको बेचते हैं तो भी आपको 10 से 20% टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपके पास 40 रुपये बचते हैं, यानी कि 100 रुपये में से 40 आपके पास बचते हैं। सरकार बैठे बिठाए 60% टैक्स इंडिया में लेके चला जाता है। आप गाड़ी पे देख लीजिए, किसी भी चीज पे देख लीजिए, प्लॉट पे देख लीजिए, आपका अपनी जमीन आप उसको बेचते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं, कहीं और खरीदते हैं तो फिर सरकार को टैक्स देते हैं, उसको बेच के कहीं और खरीदते हैं तो फिर टैक्स देते हैं। 100 करोड़ की आपने मान लीजिए 1 लाख की जमीन ली, उसको ले दे के जितना प्रॉफिट होता है सरकार ही लेती जाती है, हमें बस भ्रम रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? इसमें क्या किया गया था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो इसलिए था कि जितने भी नॉर्थ इंडिया के स्टेट है, जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, राइट, इनमें ज्यादातर गेहूं वगैरह और इरिगेशन पॉलिसीज और बेटर इन सब को करने के लिए ये सब किया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान सिर्फ चावल और राइस पे ही दिया गया, जबकि दालें हो गई, अ, और जैसे कि दालें हो गई और मोटा अनाज, राइट, इन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स वाज क्रूशियल इन इंडियाज ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्लस वर्ल्ड बैंक। ये तो क्वेश्चन, भाई ये एडिटर क्या कर रहा है, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। कॉलोनिकल एरा, उस टाइम पे रॉ मटेरियल्स, यार ये सेम क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। बेनिफिट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मुझे लगता है कि हमारा हो गया है पहला 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पे। हाँ, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स emphasize पब्लिक सेंट्रिक डेवलपमेंट, हु इज क्रेडिटेड विद द क्रिएटिंग द एचडीआई अलोंगसाइड अमर्त्य सेन? ये 1990 में एक खतरनाक से आदमी थे, महबूब उल हक, उनको
नोबेल प्राइज भी मिला था। ये इकोनॉमिक्स होते थे, कहाँ से? पाकिस्तान से होते थे। इन्होंने ही एचडीआई की फॉर्मेशन में अमर्त्य सेन के साथ मिलके किया था। ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या काम होता है, मतलब सबसे मुश्किल उसके सामने क्या आती है? परसिस्टेंट रीजनल डिस्पैरिटीज। इसका मतलब क्या होता है कि सारे एरियाज में आप चैलेंज इनको नहीं कर सकते हैं, मतलब हर जगह की चीजें आप नहीं नोट कर सकते हैं, पूरे देश भर की मेजर सिटीज का ही आप चेक कर सकते हैं। कॉलोनिकल ड्यूरेशन में सर्विसेज सेक्टर में भारत की कितना योगदान रहता था? लगभग 15 से 20%, बाकी तो एग्रीकल्चर का ही रहता था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर एम्प्लॉयड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिफोर इंडिपेंडेंस? एग्रीकल्चर। सेम ही क्वेश्चन है भाई, ये कुछ अलग क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन अपने हो गए हैं। वाई इज एयर ट्रांसपोर्ट लेस पॉपुलर फॉर फ्लाइट मूवमेंट इन इंडिया? क्योंकि लोगों के पास बहुत कम पैसा होता है और इकोनॉमिकल नहीं होता है। हम ट्रेन में बहुत सारा सामान लेके चले जाते हैं, पूरी बुग्गी भर भर के, जो कि हम एयरप्लेन में नहीं कर पाते हैं। राइट। अच्छा हाँ, किस साल में इंडस्ट्रियलाइज पॉपुलेशन रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन लाया गया था? टू गिव इम्पोर्टेंस टू पब्लिक सेक्टर एडोप्टेड। ये किया गया था 1956 में। तो ये हमारे पूरे 100 क्वेश्चन थे जो लगभग खत्म हो चुके हैं। और इसमें एक हाँ टिस्को, ये तो सबको मालूम है कि कब की गई थी, जमशेदजी टाटा ने की थी। हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह।